India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. बिहार एसआईआर में आधार कार्ड की मान्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता देते हुए कहा है कि आधार को भी 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर माना जाए। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है, ना कि आधार सही है या नहीं इसको तय करेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आधार सिर्फ प्लेस ऑफ रेसिडेंस के प्रमाण के लिए है, न कि नागरिकता तय करने के लिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट बिहार एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं में कानूनी पहलुओं पर अगले सोमवार को सुनवाई करेगा। बिहार में एसआईआर से जुड़े मसले पर सुनवाई के दौरान आरजेडी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह तय होना चाहिए कि आधार कार्ड एसआईआर के लिए स्वीकार है या नहीं। जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आधार को नागरिकता का पहचान माना जाए? सिब्बल ने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि आधार को एसआईआर पहचान के रूप में स्वीकार किया जाए ताकि मतदाता वोट कर सके, क्योंकि बीएलओ नागरिकता तय नहीं करते। याचिकाकर्ता की ओर से एक बार फिर शिकायत की गई कि आधार मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं, जबकि कोर्ट ने पहले भी निर्देश दिया था। बावजूद चुनाव आयोग ने मना कर दिया। यह स्पष्ट रूप से कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देश का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि आधार को भी शामिल किया जाए, लेकिन बीएलओ इस आदेश की अवमानना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग ने बीएलए को सूचित किया है कि उन्हें 11 दस्तावेजों में से एक की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज स्वीकार करने पर अधिकारियों को दंडित भी किया है। सिब्बल ने कहा कि कई मामले आए हैं जिसमें बीएलओ को 11 दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेज स्वीकार करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसका बीएलओ ने लिखित बयान दिया है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि आधार को डिजिटल रूप से अपलोड किया जा सकता है। हम इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं मान रहे हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची संशोधन के लिए यह निर्धारित करने का अधिकार नहीं है कि कोई व्यक्ति नागरिक है या नहीं, और मतदाता सूची के मामले में हमें इसकी जांच करने का अधिकार है। जस्टिस बागची ने पूछा कि केवल 11 दस्तावेजों का ही जिक्र क्यों है? हम चाहते हैं कि आप स्पष्ट करें कि हमने बार बार आदेश पारित किया है कि लिस्ट केवल 11 दस्तावेजों का ही उल्लेख हो। अगर आप उन 11 दस्तावेजों को देखें तो पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कोई भी नागरिकता का निर्णायक प्रमाण नहीं है। हमने स्पष्ट किया है कि आधार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
चुनाव आयोग ने कहा कि हम पता लगाएंगे कि कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार पर कानून बिल्कुल स्पष्ट है। आधार आधिकारिक दस्तावेजों में से एक है। चुनाव आयोग आधार को 11 दस्तावेज में शामिल करेगा और इसकी जांच करेगा। सिब्बल ने आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल करने की मांग की। जस्टिस बॉक्ची ने कहा कि एक्ट के एक प्रावधान में आधार को निवास के दस्तावेज के रूप में विशेष रूप से बताया गया है। कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति केवल आधार के साथ आवेदन करता है तो आप जांच कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि 7.24 करोड़ में से 99.6% लोग हमारे द्वारा मांगे गए दस्तावेज जमा कर चुके हैं। सिर्फ 65 लाख लोगों को आधार की अनुमति दी गई। किसी ने यह नहीं बताया कि बड़ी संख्या में लोगों को इससे बाहर रखा गया है। अब ये लोग आखिर किनके लिए आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहे हैं, यह समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के खिलाफ दायर याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। यह याचिका उन आरोपों से संबंधित है जिसमें दावा किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक कार्यों के विभिन्न अनुबंध मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य से जुड़ी फर्मों को दिए गए थे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री खांडू के परिवार के सदस्यों और उनके करीबी सहयोगियों को सरकार ने अनुबंध दिए हैं। सार्वजनिक हित याचिका में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने मार्च में केंद्र सरकार को न केवल याचिका के जवाब में बल्कि राज्य की ओर से दायर हलफनामे और सीएजी रिपोर्ट के जवाब में भी हलफनामा दाखिल करना चाहिए। अदालत ने कहा, हमें मंत्रालयों से स्पष्ट जवाब चाहिए। कौन है जिन्हें ठेका दिया गया और क्या प्रक्रिया अपनाई गई? अगर टेंडर नहीं बुलाया गया तो यह बताया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि अनुबंध देने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई। याचिका में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री की पत्नी के स्वामित्व वाली कंपनी MS ब्रांड ईगल्स को बड़ी संख्या में सरकारी अनुबंध दिए गए हैं, जबकि इसमें स्पष्ट हितों का टकराव है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि अनुबंध बिना टेंडर प्रक्रिया के दिए गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य को एक दोषी को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस आरोपी को बलात्कार के मामले में 7 साल की पूरी सजा काटने के बाद 4.7 साल से ज्यादा जेल में रहना पड़ा। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश राज्य की लापरवाही के लिए कड़ी फटकार लगाते हुए आदेश पारित किया, जिसके कारण दोषी को ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ा। शुरुआत में जब मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया गया तो अदालत ने कहा था कि दोषी ने 8 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटी है। हालांकि अदालत को सीनियर एडवोकेट नचिकेता जोशी ने बताया कि दोषी कुछ समय से जमानत पर बाहर है। न्यायालय ने दोषी के वकील महफूज-ए-नाज़की द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दोषी द्वारा 4.7 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा को ध्यान में रखते हुए मुआवजा प्रदान किया। न्यायालय ने इस मामले में भ्रामक हलफनामा दाखिल करने के लिए राज्य के वकील पर भी सवाल उठाए। न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को समान स्थिति वाले व्यक्तियों की तलाश करने का निर्देश देते हुए मामले का निपटारा किया। संक्षेप में याचिकाकर्ता को 2004 में मध्य प्रदेश के सेशन कोर्ट द्वारा
भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1), 450 और 560(b) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया, उसे आजीवन कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अपील में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2007 में उसकी अपील आंशिक रूप से स्वीकार की और उसकी सजा घटाकर 7 वर्ष की। इस वर्ष जून में ही याचिकाकर्ता को 8 वर्ष से अधिक की अतिरिक्त कारावास की सजा काटने के बाद जेल से रिहा किया गया। सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम अगली खबर के बारे में बताएंगे। सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना इकाई द्वारा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले को खारिज कर दिया गया था। रेड्डी पर आरोप था कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। बीजेपी की तेलंगाना इकाई ने अपने महासचिव के माध्यम से रेड्डी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर एक झूठी और संदिग्ध राजनीतिक कथा विकसित की कि बीजेपी आरक्षण समाप्त कर देगी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति अतुल S चंदुरकर शामिल थे, ने बीजेपी को अदालतों का उपयोग राजनीतिक लड़ाइयों के लिए नहीं करने की सलाह दी। पीठ ने कहा कि एक राजनेता को आलोचना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, हम बार बार कह रहे हैं कि अदालतों का उपयोग राजनीतिक लड़ाइयों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। खारिज कर दिया गया। अगर आप राजनीति में हैं तो आपको आलोचना सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि रेड्डी के बयान राष्ट्रीय बीजेपी इकाई के खिलाफ थे, न कि तेलंगाना इकाई के खिलाफ। इसलिए शिकायतकर्ता सीधे तौर पर मानहानि का शिकार नहीं हुआ था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता को राष्ट्रीय इकाई द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था, जिससे शिकायत अस्थिर हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 3 उच्च न्यायालय दिल्ली, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। यह अधिनियम 22 अगस्त को अधिसूचित ऑनलाइन गेम्स पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाता है, जिसमें दांव पर खेला जाता है और ऐसे गेम्स से संबंधित अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती घोषित करता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से मामले को अपने पास स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से मामले को अपने पास स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। यह अधिनियम ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले राज्य स्तरीय कानूनों और न्यायिक निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में समान कानूनी प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें परस्पर विरोधी निर्णयों का जोखिम है। सुप्रीम कोर्ट में एक समेकित सुनवाई से केंद्रीय कानून पर न्यायिक घोषणाओं में स्थिरता सुनिश्चित होगी। मामले में प्रमुख संवैधानिक प्रश्न शामिल हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन और संघीय शक्तियों का विभाजन। एकाधिक समानांतर कार्रवाई से देरी और पूर्वाग्रह हो सकता है। समेकन से त्वरित समाधान की अनुमति मिलेगी। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स ने उच्च न्यायालय में कानून को चुनौती दी है। यह तर्क देते हुए यह कानून अनुच्छेद 14 और 19 भाग 1 भाग G के तहत मौलिक अधिकारों को असमान रूप से सीमित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय को दरकिनार करते हुए प्रत्यक्ष रूप से अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने की नियमित प्रथा पर चिंता व्यक्त की है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि यह अन्य उच्च न्यायालयों में नहीं होता और CRPC और BNSS में निर्धारित पदानुक्रम का उल्लंघन है।
केरल उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय से संपर्क किए बिना अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार करता है, जो अन्य उच्च न्यायालयों के सामान्य प्रथा में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा सीआरपीसी और बीएनएसएस में निर्धारित पदानुक्रम का उल्लंघन है। पीठ ने चिंता व्यक्त की कि उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के माध्यम से जाने के बिना अग्रिम जमानत याचिकाओं पर विचार करने से उचित तथ्यों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया है और केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्हें एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि न्यायालय को इस मामले में उचित सलाह प्रदान की जा सके। रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है ताकि न्यायालय इस मामले में निर्णय ले सके। और कोर्ट्स राउंड अप में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.